ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनिंदवरनीमि चंदमकलंकं गुणरयन भूषनुदयं जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री रामनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज, समय सागर जी महामुनिराज, सुधा सागर जी महामुनिराज, समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जीवों की अवगाहना के क्रम के विषय में हम सभी लोग पढ़ रहे थे, और उसमें जो दो तीन गाथाएं हमारी हो गई है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु ये चार्ट के माध्यम से देखी थी। एक इंद्रिय की क्या, द्विंद्रिय की क्या, तीन इंद्रिय क्या, चतुरिंद्रिय की क्या और पंचेंद्रिय की क्या। इधर उत्कृष्ट स्वामी कौन है, कितनी लंबाई है, जघन्य उनका स्वामी कौन है, और उनकी जो है कितनी होती है, यह इसमें लिखा हुआ था। फिर अगले इसमें हमने ये पढ़ा, सुहम निवाते आभू। सुहम मतलब सूक्ष्म, निगोदिया जो जीव है, फिर वायु का एक, तेजस का एक, अप का एक और पृथ्वी का एक। फिर दूसरे इसमें हमने लिया वायु का एक, तेज का एक, अप का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया और प्रतिष्ठित। फिर इदरम मतलब अगले इसमें हमने लिया अप्रतिष्ठित, बी मतलब दो इंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चार इंद्रिय, प मतलब पंचेंद्रिय, आदि एलानम एयारानम तिसेढ़िय। ये जो आदि की हमने इतनी पढ़ी है, इन सभी की ये या लानम मतलब जो शुरुआत की ली हुई है, इन 11 की तीसेडियम मतलब तीन श्रेणियां हमको बनानी है। अब देखो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, आद्या नाम, आदि नाम मतलब आदि के, एयारा नाम मतलब एक, जो 11 बने हैं, तीसेड़िय इनकी तीन श्रेणियां बनानी है। अब जो है इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इसमें हमको पंक्तियां बनानी है, उस पंक्तियों को बनाने के लिए जो अवगाहना के भेद यहाँ पर दिए, और उन अवगाहना के भेदों के माध्यम से एक यंत्र बनाना हमको सीखना है। उस यंत्र को बनाने के बाद उस यंत्र से और हमें क्या सीखना है वो हम सीखेंगे। पहले तो हमारा कर्तव्य है कि हम यंत्र बनाना सीख जाए। यंत्र बनाना जो है तो वो हमको अच्छे से आ जाए, तो पहले हमें क्या आना चाहिए, यंत्र बनाना आना चाहिए। तो उसमें अब जो है यंत्र मैं आपके सामने ले रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर यंत्र है, और इस यंत्र को आप ध्यान से सभी लोग देखो। देखो, इसमें प्रथम कोठा, द्वितीय कोठा, तीसरा कोठा, चतुर्थ कोठा, ये यहां तक क्रम से है। फिर चतुर्थ के बाद आगे जो क्रम है वो सातवें कोठे का है, फिर 10वां, फिर 11वां और फिर 12वां। अब चौथे के बाद सातवां आया, तो फिर पांचवा, छठवा, ये कहाँ गए। अच्छा, सातवें के बाद 10वां आया, तो आठवां और नौवां कहाँ गए। ये मतलब एक समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो हमको क्या करना है, चौथे के नीचे ही पांचवा, ये देखो यहां पर पांचवा और छठवां कोठा लिख देना है उसके नीचे नीचे। और इधर जो है सप्तम कोठे के नीचे ही सातवां, फिर आठवां और फिर नौवां कोठा जो है वो इस तरह से क्रम से हमको लिख के रखना है। ये एक तरह से जो है हमने सबसे पहले क्या किया कि उनको हमने क्रम से बांट दिया। अब इसमें जो पहला कोठा है, उस पहले कोठे में पांच जो है सूक्ष्म जीव जो है वो इस यंत्र के पहले कोठे में लिखने हैं। कोठे कितने बनाए, हमने टोटल 12 कोठे बनाए।
उसमें से पहले कोठे में जो इसमें पहली गाथा दी थी ना, नी वा ते, जो है अप और भू, तो यहाँ पर लेना है हमको। देखो आप जो है तो नियंत्र को देखो, तो उसमें पहला जो नी शब्द दिया था और नी के पहले भी सुहम शब्द दिया है, मतलब सूक्ष्म निगोदिया जीव। सूक्ष्म निगोदिया के बाद जो है दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है वा, तो सूक्ष्म वायु का एक जीव, फिर सूक्ष्म तेजस का एक जीव, फिर सूक्ष्म अप का एक जीव और सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव। ये हमने पहले इसमें लिख दिए। अगर सूक्ष्म नहीं लिखा तो हमें सिर्फ निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, अप का एक और पृथ्वी का एक भी लिख सकते हैं। उसके नीचे हम लिखेंगे सूक्ष्म, क्योंकि सूक्ष्म शब्द जो है वो वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा कोठा जो उसके आगे बना हुआ है, इस गाथा के आगे वाली लाइन, इसमें देखो वा, ते, अप, पु और नी और पदिठित ऐसे शब्द दिए हैं। तो दूसरे इसमें हमने उस कोठे के ठीक आगे के दूसरे कोठे में हमने क्या, जो यंत्र बना उसके दूसरे कोठे में लिख दिए वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोद और प्रतिष्ठित प्रत्येक, ये जीव लिखे। और ये जीव है बादर। अब कल भैया ने प्रश्न पूछा था सूक्ष्म तो लिखा है, बादर कहाँ लिखा है? तो पहले इसमें जब सूक्ष्म लिया तो आगे के जो जीव है शेष न्याय से, ठीक है ना, तो शेष न्याय से वो किसके हो जाते हैं? वो जो है तो बादर के हो जाते हैं, मतलब वो बादर हैं। ठीक है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, तो आदि के दो ज्ञान परोक्ष दिए तो जो आद्य परोक्षम, फिर आगे के उसके आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ये शेष न्याय कहलाता है। तो पहले सूक्ष्म दिए तो फिर आगे के बादर होते हैं। इस तरह पहले कोठे में और दूसरे कोठे में हमने लिखे। अब पहले जिनके नाम लिए हैं इस गाथा में, उनके ही हमने पहले ही लिए, क्योंकि प्रयोजन जो है वो उन्हीं का है, प्रथम कोठे में सूक्ष्म कहने का, क्योंकि वो सूक्ष्म है। और दूसरे कोठे में बादर ही है ऐसा जानना है, मतलब ही लगाना है, बादर ही है दूसरे कोठे में। तीसरा कोठा जो है उसके आगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर इधर हम दिया ना अप्रतिष्ठित प्रत्येक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये जो है वो तीसरे कोठे में लिखने हैं। अब आदि अल्लाह नाम, मतलब आदि के ये जो हमने बनाए, ये जो है ये 11 है। क्यों? ये इन 16 में सूक्ष्म निगोदिया जीव 11 है और उनके आगे 3 पंक्तियां करनी है। ध्यान से, ये टोटल तो संख्या हो गई 16, लेकिन आदि नाम ए या लाना मतलब 11 क्यों दिए? तो इसमें सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है वो 11 है, तो उनके आगे 3 पंक्तियां करनी है। मतलब अब 16 के बाद जो है फिर से निगोदिया, ये क्रम आएगा। तो वहां एक एक पंक्ति में दो दो कोठे होते हैं। तो पूर्व में तीसरा कोठा कहा था, उसके आगे 2 कोठे करने हैं। तो मतलब जैसे पहले वो दूसरे कोठे में 5 सूक्ष्म और 6 बादर लिखे हैं, वैसे यहां पर भी लिखने हैं। तो उन 2 कोठों में नीचे की पंक्ति में 2 कोठे और करने हैं। मतलब ऊपर हमने लिया पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे के बाद ही आगे पांचवा और छठवा, पहले कोठे के नीचे 2 कोठे और करने हैं। फिर उसके आगे 7वां कोठा लिखा, फिर उसके नीचे 2 कोठे और करने हैं। किस तरह से करने, ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा कोठा, ये चौथा कोठा, चौथे के नीचे ये 5वां और 6वां। फिर जो है इधर ऊपर ले लिया 7वां, 7वें के आगे 8वां नहीं करना है, 7वें के फिर नीचे 8वां, फिर 9वां और फिर उसके आगे 10वां, 10वें के बाद क्रम से आगे 11वां और 12वां आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम से हमें इनको लिखना है, इसी क्रम से। ठीक। अब जो है देखिए, ये अभी हमने क्या लिया है, पहला कोठा लिखा, दूसरा कोठा लिखा, तीसरा कोठा लिखा। चौथे कोठे में क्या किया, जो पहले कोठे में जीव लिखे हुए थे उनको उसी क्रम से हमने वहां पर लिख दिया। ठीक है, देखो पहले कोठे में निगोदिया है, वायु का एक है, तेज का एक है, जल का एक है, पृथ्वी का एक है, इनको भी वैसे यहां लिख दो। निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक और पृथ्वी का एक। पहले कोठे का काम चौथे कोठे में हमने कर दिया। फिर जो है 5वें कोठे में भी सेम वही जीव रहेंगे, निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, 5वें कोठे में भी। फिर छठे कोठे में भी निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक और पृथ्वी का एक।
ठीक है। इस तरह से ये जो है, ये पहले तो निगोदिया देखो, निगोदिया होने के बाद जो निगोदिया से लेके पृथ्वी का एक तक थे, वही चतुर्थ में लिया, वही पंचम में लिया और वही छठे में लिया। अब जो दूसरे कोठे में जीव हैं, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, निगोदिया और प्रतिष्ठित, अब यही जीव जो है ये सप्तम कोठे में लिए। फिर यही जीव अष्टम कोठे में भी लेंगे हम सेम, फिर यही जीव नौवे कोठे में भी लेंगे सेम। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, निगोदिया सूक्ष्म 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो निगोदिया है, ये निगोदिया यहां से 1 नंबर हमने लिखा था, 2 नंबर वायु, 3 नंबर तेज, पहले कोठे की बात कर रहे हैं हम, फिर चौथा और फिर पांचवा। द्वितीय में क्रम लेना है 11 तक। फिर जो है तीसरे कोठे में ये 12 से लेकर 16 तक हमको लेना है। तो इसमें वो बता रहे हैं 11 तक जो जीव आए हैं सूक्ष्म और बादर, इनका रिपीटेशन करना है हमको 11 तक। तो इन 11 तक का रिपीटेशन कहाँ करना है, पहले 5 का चौथे पांचवे छठवे में, और दूसरे जो 6 है उनका सातवें आठवें और नौवे में। इस तरह से उनको रिपीट किया। 10वें कोठे में तीसरे कोठे की जैसे कि वैसे हमने सब कुछ लिख दिया। तीसरे कोठे में जो जो थे, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये तीसरे कोठे के जीव ऐसे ऐसे हमने उठाए और यहां से उठाकर हमने 10वें में रख दिए। 11वें में यही जीव लिखने, लेकिन शुरुआत करनी है 3 इंद्रिय से, फिर 2 इंद्रिय, फिर उल्टा चलना है, 2 इंद्रिय ऊपर, फिर अप्रतिष्ठित और पंचेंद्रिय उसी क्रम से रहेंगे। तो नीचे के 2 पहले, फिर ऊपर के 2, लेकिन वो उल्टे क्रम से, 2 इंद्रिय अप्रतिष्ठित और पंचेंद्रिय अपनी जगह पे रहेगा। ऐसा ही सेम 11वें में और ऐसा ही सेम 12वें में। अब इसको नंबर डालना सीखिए। ये जो है 1 से लेकर 16 तक तो क्रम से नंबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 17वां निगोदिया जीव चतुर्थ कोठे का आएगा। 18वां नंबर उसी के नीचे नहीं आएगा, यह पंचम कोठे के निगोदिया में जाएगा। 19वां जो है वो छठवें कोठे के निगोदिया में जाएगा। ये हो गए 17, 18, 19। अब 20वां वायु का एक जो है वो चतुर्थ कोठे में आया, देखो 20वां यहां पर है। फिर 21वां वायु का एक जो है वो पंचम कोठे में, और 22वां वायु का एक जो है वो कहा लिया, छठे कोठे में। ऐसे ही 23, 27, 23, 24, 25, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये क्रम हो गया। अब यहां पर जो है सप्तम कोठे में या 23 जो लिखा है ना, यहां पर आएगा 32। ये जो है संख्या 23 यहां पर लिखी हुई, ये आएगी 32। फिर 32 वायु का एक यहाँ, 33 जो है वायु का एक वो 8वें कोठे में, और जो है 34 वायु का एक जो है वो 8वें के बाद 9वें कोठे में आएगा, 34। फिर देखो तेजस का एक यहाँ 35, फिर उस पर 8वें में 36, फिर 37 जो है 37 जो है वो 9वें कोठे में। फिर 38 जल का एक यहाँ पर 7वें में, फिर 39, फिर 40, फिर 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये क्रम हो गया। यहां तक बस ये थोड़ा सा चेंज होता है, तीसरे चौथे, तीसरे के बाद चौथे पांचवे छठवें सातवें आठवें नब्बे में ये क्रम थोड़ा मिक्स किया हुआ है। ठीक है। अब जो है 10वें कोठे में फिर 50 नंबर वो क्रम से आएगा, 50, 51, 52, 53, 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59, फिर 60, 61, 62, 63 और 64। इस तरह से ये एक बात जो है अभी हम सीख गए हैं इसको लिखना। ठीक है। मेरे ख्याल से आप सबको भी ये विषय आ गया होगा ये अच्छी तरीके से। अब जो यहाँ पर नीचे लिखा है देखो, सभी सूक्ष्म अपर्याप्तक जघन्य, फिर दूसरे कोठे में लिखा सभी बादर अपर्याप्तक जघन्य, फिर तीसरे में लिखा ये कोई सूक्ष्म बादर भेद होता ही नहीं, क्योंकि 2 इंद्रिय से आगे नियम से जो है वो बादर ही है, तो वो भी अपर्याप्तक जघन्य। अब ये कहां से लिया, तो उसके लिए जो है आगे की गाथा हमको पढ़नी पड़ेगी। 98 नंबर की गाथा देखो आपके स्क्रीन पर है और आपके ग्रंथ में भी है, 98 नंबर की गाथा। इस गाथा को भी अभी हमने कल पढ़ लिया था। यही स्थान यहाँ पर दिए है, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक और पंचेंद्रिय, फिर 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्विइंद्रिय, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, मतलब ये 13वें 14 इसमें लिया।
फिर आगे लिखा बादाल गुणित क्रमा। ये इस तरह से स्थापित करने के बाद ये 64 स्थानों में 42 स्थान जो है वो उत्तर उत्तर गुणित क्रम से है। ये 42 स्थान जो है वो ऊपर के हो जाते हैं, 64 में से ये नीचे के हमने माइनस कर दिए। ये स्थान जो है ना, पांचवा छठवा आठवां और नौवा ये कोठे के, तो ऊपर के स्थान जो है 42 हो जाते हैं। उसके आगे क्या कह रहे देखो, 99 नंबर की गाथा आपके सामने है स्क्रीन पर। हाँ, 99 नंबर की गाथा देखो। अवर अवरम पुन्नम पढ़मम, अवरम पुन्नम पढ़मम, सोलम पुन पढ़म विदियत दियोली, सोलम पुन पढ़म विदियत, सोलम पुन पढ़म विदियत दियोली, पुन्नीदर पुन्नीयानम, पुन्नीदर पुन्नीयानम, जहन्नमुक्कसमुक्कसम, जहन्नमुक्कसमुक्कसम। एक साथ बोलेंगे, अवरम पुन्नम पढ़मम, सोलम पुन पढ़ विदियत दियोली, पुन्निदर पुन्नियानम, जहन्नमुक्कसमुक्कसम। क्या बता रहे देखो यहां पर, अवरम पुन्नम पढ़मम, अवरम पुन्नम पढ़मम, सोलम पुनः। अवरम मतलब जघन्य, अवरम मतलब जघन्य, पुन्नम, जो अवरम के बाद जो है ना पुन्नम शब्द है उसके पहले अ निकलेगा, तो अपुन्नम। अवरम मतलब जघन्य, अपुन्नम मतलब अपर्याप्त, पढ़मम मतलब पहले, सोलम मतलब 16। ठीक है, तो पहले तीन कोठों में प्राप्त जो 16 जीव समास है, उन तीनों में अपुन्नम मतलब अपर्याप्तक संबंधी, अवरम मतलब जघन्य, अवगहना जाननी चाहिए। तो पहले तीन कोठों में जो 16 जीव समास बने हैं, एक से लेकर 16 तक अभी हमने स्क्रीन पर देखे थे, वो सभी के सभी अपर्याप्त है। उनकी जघन्य अवगाहना जो है वो अपर्याप्त हो, क्योंकि वहां पर जाननी चाहिए। उससे आगे, उससे आगे ऊपर से पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में अब देखो, पुनः मतलब उसके आगे, पढ़म पहली, विदिय दूसरी, तदीय तीसरी, यौली मतलब आवली में। आवली पंक्ति में, आवली का अर्थ होता है पंक्ति कतार। ठीक है ना, पहले तो उन्होंने दिया पहले जो 16 है वो अपर्याप्तक है, जघन्य अवगाहना वाले हैं। फिर उसके आगे पहली, द्वितीय दूसरी, तदीय तीसरी। तो उसके आगे ऊपर की पहली मतलब ये पहले तीन कोटे हो गए, उसके आगे ऊपर की पहली मतलब वो चौथी, फिर दूसरी मतलब पांचवी और तीसरी मतलब छठी। तो ठीक है ना, मतलब ये तीन के बाद की पहली वो बोल रहे हैं, तीन के बाद जो है, तीन के बाद जो है वो पहली, इस तरह से वहां पर हमको जानना चाहिए। तो तीन के बाद पहली।
क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विद्यालय में प्रोग्राम है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर क्या दिए, पहले तीन कोठों में जो 16 जीव समास हमने लिए, तो उनको पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो कोठे में 16 जीव समास आए, ये अपर्याप्त संबंधी जघन्य अवगाहना है। उसके आगे पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में एक एक कोठे में हमने क्या किया, एक एक कोठे में जो जीव लिए, वो क्या करना है, पहला, दूसरा और तीसरी पंक्ति में एक एक पंक्ति में दो दो कोठे हमने कर दिए हैं। ठीक है। अब वे क्रम से पर्याप्त जीवों के, पुनि मतलब पर्याप्त जीवों के, फिर पुनि इधर पुनि यानम, जो आगे है वे क्रम से पर्याप्त जीवों में जघन्य, फिर इधर मतलब अपर्याप्तक में उत्कृष्ट, जब पर्याप्तक जीवों में जघन्य हुआ तो इधर मतलब इससे विपरीत आएगा, अपर्याप्त में उत्कृष्ट, और फिर उससे और विपरीत जो है वो पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। इस प्रकार जो है ऊपर की प्रथम पंक्ति के दो कोठों में 5 सूक्ष्म, 6 बादर, इन 11 पर्याप्त जीव समासों की जघन्य अवगाहना के स्थान है। उसी तरह नीचे दूसरी पंक्ति में प्राप्त उन्हीं 11 अपर्याप्त जीव समासों की उत्कृष्ट अवगाहना स्थान है। उसी तरह तीसरी पंक्ति में प्राप्त उन्हीं 11 पर्याप्त जीव समासों में उत्कृष्ट अवगाहना के स्थान होते हैं। अब इस गाथा को देखो, इस चार्ट के माध्यम से समझो। देखो, आपके सामने ये चार्ट है, नीचे वाले चार्ट पे गए थे हम, क्षमा चाहता हूँ। हाँ देखो, ये है। अब इसमें दिया पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा, ये तीनों भी जो है वो जघन्य है। किसके जघन्य, अपुण्य मतलब अपर्याप्तक जघन्य के। अब इस सूक्ष्म और बादर जो है वो हमने गाथा में पढ़ लिया था, अब इसलिए हमने यहाँ सूक्ष्म बादर तो लिखा हुआ है। अब ये पहले तीनों अपर्याप्तक जघन्य के, तो पहले तीनों के नीचे हम क्या लिखेंगे, अपर्याप्तक जघन्य। इसके आगे दो दो कोठे बनाने, तो चौथा और सातवां लेंगे, ये दो कोठे हो गए। ये फिर इसके नीचे ये दो कोठे हो गए, इसके नीचे ये दो कोठे हो गए। अब इन दो कोठों को मतलब चौथे और सातवें को पहली पंक्ति बोला, आचार्य महाराज ने पांचवें और आठवें को दूसरी पंक्ति बोला है, और छठवें और नौवे को तीसरी पंक्ति बोला है। ठीक है। अब उसमें पहली पंक्ति में देखो, यहां पर लिखा है दोनों में पर्याप्तक जघन्य, पर्याप्तक जघन्य, दोनों पर्याप्तक जघन्य है। इसके विपरीत नीचे जो है वो दिया निवृत्त अपर्याप्तक उत्कृष्ट, निवृत्त अपर्याप्तक उत्कृष्ट। फिर उसके नीचे देखो दोनों में पर्याप्तक उत्कृष्ट, पर्याप्तक उत्कृष्ट, ये दोनों में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है। अब जो है आगे और क्या है इस विषय में देखो, यहां पर बता रहे हैं आगे की गाथा में। अब आगे 10वें कोठे में क्या है, एक बार देखो 100 नंबर की गाथा। पुनर्जहन तत्तो, पुनर्जहन्नम तत्तो, वरम अपुन्नस्य पुन्नवूकसम, वरम अपुन्नस्य पुन्नवूकसम, विपुन्नजहन्नोति, विपुन्नजहन्नोति, असंखम संखम गुणम तत्तो। क्या बता रहे देखो, अब यहां तक उन्होंने 9 कोठे हमको बता दिए। अब अगला जो 10वां कोठा है, पुन्नम जहन्नम, वह जो 10वां कोठा है, उस 10वें कोठे में पुन्नम मतलब पर्याप्तक जीव समासों की, जहन्यम मतलब जघन्य अवगाहना का स्थान है। तत्वरम उसके आगे, अपुन्नस उसके आगे जो है 11वें कोठे में अपर्याप्त जो है उन 5 जीव समासों का उत्कृष्ट स्थान है। यहां पर जघन्य, आगे तत्वरम मतलब उत्कृष्ट, अपुन्नस। फिर उसके बाद पुन्नम, उसके बाद फिर जो 12वां कोठा है
उसमें पुन्नम मतलब पर्याप्त के उत्कृष्ट अवगाहना के स्थान हैं। इस तरह जो कहे हुए स्थानों में अब जो है नीचे के लाइन देखो, बी पुन्न जहन्नो, बी मतलब दो, पुन्नम मतलब पूर्ण, जघन्यम इति, उसके आगे इस तरह कहे हुए जो कोठे हैं उसमें प्रथम कोठे में जो है वो जो जीव अभी लिए तो द्विपूर्ण जघन्यम मिति, उसके आगे 12वें में पूर्ण है और जघन्य है, ये इस तरह से दोनों में ले लिया। अब इन कहे हुए स्थानों में प्रथम कोठे में सूक्ष्म अपर्याप्त निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना से लेकर 10वें कोठे में प्राप्त बादर पर्याप्त द्विंद्रिय की जघन्य अवगाहना पर्यंत जो पंक्ति संबंधी 29 अवगाहना के स्थान हैं उनमें असंख्यात असंख्यात गुना क्रमा सहित है। असंख्यम असंख्यम गुणम तत्व, वहां पर असंख्यात असंख्यात स्थान है। कहां से? द्विपुन्न जघन्यम मिति, जो यहाँ पर दो पंक्तियां ली थी, प्रथम से लेकर जो दो पंक्तियां ली थी वहां पर जो है ये जघन्य अवगाहना पर्यंत, मतलब दो इंद्रिय की जघन्य अवगाहना पर्यंत जो पंक्ति है वहां से 29 अवगाहना के स्थान असंख्यात असंख्यात गुणित क्रम से है। उसके आगे बादर पर्याप्त पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत 13 अवगाहना स्थान संख्यात गुना अनुक्रम सहित है। ठीक है, पहले असंख्यात असंख्यात दिए, फिर संख्यात संख्यात दिए। एक बार चार्ट के माध्यम से देखो, फिर इसको जो है थोड़ा और कल की कक्षा में लेंगे। अब पहले 3 अपर्याप्तक जघन्य हो गए, फिर जो है चौथा और सातवां पर्याप्तक जघन्य, आठवां सॉरी छठवां और नौवा, यहाँ पर जो है पांचवा और आठवां ये निवृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट, और फिर छठवां और नौवा जो है वो पर्याप्तक उत्कृष्ट। 10वें में पर्याप्तक जघन्य, फिर 11वें में अपर्याप्तक उत्कृष्ट और 12वें में पर्याप्तक जो है तो उत्कृष्ट। इस तरह से हमको लिखने हैं, ये क्रम इस तरह से होते हैं, ये ऐसे अभी समझना। अब ये जघन्य गुणित क्रम क्या है और संख्यात गुणित क्रम क्या है, असंख्यात गुणित क्रम क्या है, इसको कल की कक्षा में लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसको लेंगे, विषय थोड़ा कड़ा है लेकिन समझेंगे तो आसान है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, हाँ श्रीमती रज्जो दीदी जी जैन बोलिए। सागर भैया आप बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक तो ये सौ नंबर वाली गाथा तो देखो खींची है, ये तो 1% भी समझ भी नहीं नहीं है सुनो इसको। सुनो, आप दोबारा सागर लेना भैया पड़ेगा। सुनो ना, सागर भैया आप खींचिए मत बोलो। जो हाँ, आवश्यक विषय था उसका वो ले लिया, दूसरी पंक्ति जो है ना वो चार्ट के माध्यम से लेना पड़ेगा। 100वें नंबर की पहली पंक्ति तो देखो, पुन्नम जहन्य, पुन्नम मतलब पर्याप्तक, जहन्य मतलब जघन्य, तो जो 10वां स्थान है वहां पर्याप्तक जघन्य। तत्तो उससे आगे वरम मतलब उत्कृष्ट, अपुन्नस अपर्याप्तक की उत्कृष्ट। उसके हम्म, आगे 12वें में पुन्नम मतलब पर्याप्त की, उक्कसम मतलब उत्कृष्ट। इतनी पहली पंक्ति समझो। दूसरी पंक्ति में जो दिया, बी मतलब द्विइंद्रिय के पर्याप्तक जघन्य से आगे हमें जो लेना है वो क्रम लेते चलेंगे यहां तक का, तो असंख्यम असंख्यम गुणम तत्व, वहां पर असंख्यात असंख्यात मतलब 12वें तक लेना है। वो दूसरी पंक्ति जो है वो हम कल की कक्षा में लेंगे, खींचा नहीं है, जो अच्छा। आवश्यक था वो बता दिया। वो अच्छा, चार्ट में एक अभी ये नन्हे असंख्यात असंख्यात लिखा नहीं है ना, तो थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कल के, उसको कल की कक्षा में लेंगे। एक ये 99 नंबर की जो इसमें निर्वर्त्य पर्याप्त कैसे मतलब समझेंगे इसको? हाँ, हाँ ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। तो अभी देखो, जो यहाँ पर जीव अभी लिए जा रहे हैं, आप चार्ट में देखो। हाँ, ये जो अपर्याप्तक अपर्याप्तक यहाँ पर ले रहे हैं ना, तो पहला हम्म, पर्याप्तक जघन्य का हो गया, फिर पर्याप्तक जघन्य का हो गया, और दूसरे इसमें निवृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट ले लिया। ये इसलिए ले लिया क्योंकि पर्याप्तक जघन्य हो गया ऊपर, फिर नीचे पर्याप्तक उत्कृष्ट रह गया। ठीक है, और यहां हम्म, पर जो अपर्याप्तक लिए पहले 3 वो लब्ध पर्याप्तक हो गया। अब शेष बचे हम्म, निवृत्त पर्याप्तक, वो वहां पर लगाया जाता है, इस कारण से वो निवृत्त पर्याप्तक है। क्योंकि वो जीव पर्याप्तक में भी हो गए, अपर्याप्तक में भी हो गए,
और वो जीव जो है उत्कृष्ट पर्याप्तक में भी हो गए। अब निवृत्त पर्याप्तक उत्कृष्ट बाकी था, इसलिए वहां पर उसको निवृत्त पर्याप्तक ले लिया। ठीक नहीं, है। पर गाथा में कैसे समझ में पड़े कि यहाँ निर्वृत्ति पर्याप्त की मतलब वो इंगित कर रहा है? देखो, गाथा से कैसे समझना है, ये हम्म। ये विषय कैसा लेना है, ये अपर्याप्तक ही लेना है उनको। लेकिन अपर्याप्तक लेते हुए पहले तीन जो है वो अपर्याप्तक लब्ध लिए थे, तो ये जो हम्म। है अपर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक लेने हैं। ऐसा इस गाथा से तो मतलब वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर शब्द इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन जी। वो हमको लगाना है इस तरह से। अब वो उसके लिए अवरम पुन्नम पड़मम 16, पुन्नम पड़म विदीय तदीय यौली, ये जो बताया इन्होंने, पहले इसमें जघन्य पूर्ण वाला, फिर आगे जो है तीसरी यौनी तक फिर से इधर पुण्यम मतलब उत्कृष्ट पर्याप्तक का, और फिर पुण्ययानम जहन्नम पर्याप्तक का जघन्य। अब बचा कौन सा, निवृत्त पर्याप्तक, तो वो लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं दिया है उन्होंने। भैया अब जी, 99 और 100 नंबर की सुनो, गाथा को कल कल से और ले ले कल तो कल ठीक फिर ले रहेगा। लूंगा, फिर कल ले लूंगा मैं, ठीक है ना। आप ये बोलो थोड़ा सा, ये आप एकदम से खींच दिए बोले ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भागा, ऐसा भागा नहीं। वो एक बार ये में 100 विषय समझ में नंबर। नहीं आएगा। मैं चार्ट और गाथा दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ। और आपको बोलू, पहली बार जी। ऐसा हो रहा है कि इनको आपको सीधा चार्ट यहाँ पे आने से सब कुछ क्रम तो लगाना आ गया ना, बहुत बड़ी सफलता है हमारी। कम से कम अभी क्रम तो लगना सीख गए हम, बाकी धीरे धीरे सही। आएगा ना, एक दो एक ही दिन में सारा विषय नहीं आएगा। जी। ठीक है। जी। हम्म, चलो इतना लेते, जो भी शंकाएं आप भेज देना। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो की सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।